आज की क्लास में हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, यानी कि जो जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वो जो आपका क्वेश्चन होगा वो होगा नॉन कन्वेंस यानी ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत के वाला जो चैप्टर है उस वाले चैप्टर से आपका होगा, जो कि आपका 8th चैप्टर है। एट्थ नहीं होगा, ये आपका 9th चैप्टर होगा, 9th चैप्टर है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस यानी ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत। अब आपको परंपरागत और अपरंपरागत के बारे में बताने की जरूरत है नहीं, उससे आप लोग वाकिफ ही हैं और उसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि परंपरागत क्या होता है और अपरंपरागत क्या होता है। यानी कि अगर इंग्लिश में बात की जाए तो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जीज क्या होती हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जीज क्या होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा या क्वेश्चन जो मैं आज की क्लास में करवाऊंगा वो नॉन कन्वेंशनल से ही होगा, यानी कि अपरंपरागत ऊर्जा के जो सोर्सेज हैं उनसे ही होगा। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऊर्जा के जो अपरंपरागत स्रोत है उसके अंतर्गत पूछा जा रहा है इसमें कि ऊर्जा का कौन सा ऐसा स्रोत है या कौन सा ऐसा रिसोर्सेस है जो कि गैर परंपरागत यानी कि नॉन कन्वेंशनल है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक डिफिनेशन याद होनी चाहिए या उसके बारे में पता होना चाहिए। गैर परंपरागत या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती हैं।
जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि थर्मल पावर प्लांट के बारे में, डीजल पावर प्लांट के बारे में और न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। तो इसमें जो मुख्यतः फ्यूल यूज किया जाता है, यानी कि इसके पहले जो आपने पढ़ा है उसमें बेसिकली ये भी चैप्टर पढ़ा है, लेकिन उसके अलावा जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं जिनमें कि अगर एक बात की जाए कि कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगर जो मैं बता रहा हूं अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो क्वेश्चन का जवाब भी आप आसानी से दे पाएंगे। तो उसमें डीजल, न्यूक्लियर फ्यूल इत्यादि का यूज किया गया था, जो कि मैंने बताया है। और ये जो सारे ईंधन थे वो क्या है, परंपरागत सोर्स रिसोर्सेज थे, यानी कि जिसको आप परंपरागत स्रोत बोलते हैं। तो वो सब क्या थे, आपके परंपरागत स्रोत थे। लेकिन यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल की बात की जाएगी तो नॉन कन्वेंशनल ने जो आपके स्रोत होते हैं उसमें आपकी जैसे कि सौर ऊर्जा, आपके पवन ऊर्जा, ठीक, ये सब आते हैं, जैसे कि जीवाश्म और ज्वारी, ये सब आपके आते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात की जाए जो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि कोयला, कोयला आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो कोयला है, कोयला आप किस पावर प्लांट में इस्तेमाल करते हैं, कोल जो है आप, यानी कि कोयला आप थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं इधर बता देता हूं। अब जो आपका ये कोल है ये किस में इस्तेमाल होता है, थर्मल पावर प्लांट में। ठीक, तो कोयला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो थर्मल पावर प्लांट होता है वो परम उसमें अगर कोयला यूज किया जाता है तो क्या है, ये परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आ जाता है। क्यों, क्योंकि कोयला एक बार जलाने के बाद क्या आप दोबारा यूज कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, और ये जो आपके गैर परंपरागत यानी कि नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज इसके अंतर्गत आते हैं, ऐसे सोर्सेज या ऐसे स्रोत जिनको आप बारी बारी से इस्तेमाल कर सकते। इसका मतलब क्या है कि वो कभी खत्म ना हो। जैसे क्या है कि कोल आपने एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया, उसके बाद जल जाएगा, राख में कन्वर्ट हो जाएगा। नेचुरल गैस यानी कि जो तेल वगैरह, तेल जो है अगर आप पेट्रोल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, अगर आप पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, पेट्रोल भी खत्म ही हो जाएगा। और उसका थर्ड पॉइंट है आपका जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन भी क्या हो जाता है, आपका खत्म ही हो जाता है। और लास्ट आपका ऑप्शन बचा इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपके तीनों ऑप्शंस अगर सही नहीं है तो आपको लास्ट ऑप्शन डी लगाना पड़ेगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं आपका सही है। ठीक है, जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई करेक्ट नहीं है, यानी कि कोई सही नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका अगला प्रश्न है।
ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। इसके पहले आपने ऊर्जा के गैर परंपरागत के बारे में जाना था और अब जानेंगे आप ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की अगर बात की जाए तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि पहले ऑप्शन में था? आप ये बताएं कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इसके पहले वाले ऑप्शन में था। क्योंकि इसके पहले ऑप्शन में गैर परंपरागत की बात की जा रही थी तो उसमें सारे क्या दिए हुए थे? परंपरागत स्रोत दिए हुए थे। तो आपका जो जीवाश्म ईंधन था वो पहले वाले क्वेश्चन में था, यानी कि जो आपका जीवाश्म ईंधन है ये क्या हो जाएगा? परंपरागत स्रोत हो जाएगा। क्योंकि सूर्य है जो है, सूर्य की जो रोशनी यानी कि सूर्य के जो सोर्स बनता है तो क्या होता है, जो सूर्य जब स्रोत बनता है ऊर्जा का तो वो किस कैटेगरी में आता है? वो आपका गैर परंपरागत यानी कि नॉन कन्वेंशनल की कैटेगरी में आता है। और वही बात की जाए अगर पवन की यानी कि विंड एनर्जी की, तो विंड एनर्जी भी आपका नॉन कन्वेंशनल यानी कि गैर परंपरागत की कैटेगरी में आता है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो टोटली इनकरेक्ट है और थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ठीक है, तो आपके सामने इस टाइम पे दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे और इस क्वेश्चन को आप अपने से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग जवाब दीजिए। इसमें ऑप्शंस आप लोग करेक्ट बताइए, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पहला आपका क्वेश्चन जो दिख रहा है वो ये कहा जा रहा है उस क्वेश्चन में कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, सॉरी, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वह होते हैं। वह का मतलब ये है कि आपका आगे का सेंटेंस बताना है कि उसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस होगा जो कि सही होगा। अब गैर परंपरागत स्रोत कौन से या फिर किस तरह के होते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया है कि परंपरागत और गैर परंपरागत जो स्रोत होते हैं वो कौन से होते हैं। जैसे कि ऐसे स्रोत जिनकी आप पुनरावृत्ति कर सकें, ठीक है, या फिर जिनकी पुनरावृत्ति बार बार हो सके, तो उसमें कौन कौन से आते हैं आपके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो इस तरह के जो ऊर्जाएं हैं ये आपकी गैर परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। तो इसका करेक्ट जवाब ए हो जाएगा कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वह होते हैं जिनकी पुनरावृत्ति क्या होती है, संभव होती है, यानी कि जिन बार बार दोहराया जा सकता है। ठीक, उसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसी तरह बात की जाए सौर ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप, यानी कि डायरेक्ट बात की जा रही है, प्रत्यक्ष रूप में बात की जा रही है, तो पवन तो अप्रत्यक्ष है आपका, ज्वार नहीं होगा, भूस्मी नहीं होगा, यानी कि सौर ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप जो है वो फोटोवोल्टाइक सेल होगा। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और जो इसके पहले वाला क्वेश्चन है उसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान देने योग्य है। अब अगले प्रश्न में चलेंगे कि अगला प्रश्न आपका क्या है।
ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आप लोग करें। क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है पहले आप उसको ध्यान से पढ़िएगा कि क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपका कि स्थानीय पवन वे होते हैं। अब आपको जब मैंने विंड एनर्जी के बारे में बताया था तो उसमें आपको बताया था कि जो विंड होती है वो कितने प्रकार की होती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं अभी इस क्वेश्चन को करवाने के बाद फिर से उसको रिपीट करवा दूंगा। स्थानीय पवन वे होते हैं जो, पहला ऑप्शन है पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, दूसरा है तटीय क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं, और थर्ड है आपका भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होते हैं, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है। आपको अगर 3 ऑप्शन ऊपर के सही ना लगे तो आप फोर्थ ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी होगा वो आपका करेक्ट होगा। यानी कि जो स्थानीय पवन होते हैं वो तटीय क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां से उत्पन्न होते हैं। अब ये क्षेत्र को किस प्रकार डिवाइड किया गया, कैसे किया गया है, वो मैं आपको अब बता देता हूं कि ये जो पवन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला है प्लैनेटरी पवन और दूसरा आपका है स्थानीय पवन। अब प्लैनेटरी पवन या स्थानीय पवन क्या होता है आप ये जान लीजिए। पहले हम डिस्कस करेंगे प्लैनेटरी पवन के बारे में। यह पवन आपकी भूमध्य रेखा के आसपास से धरातल क्षेत्रों से अत्यधिक सोलर हीटिंग, जो कि उत्तर से दक्षिण ध्रुवों में सोलर हीटिंग से अधिक होता है, के कारण उत्पन्न होती हैं। और इन पवनों की गति की दिशा होती है वो पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा प्रभावित होती है। अब बात करते हैं जो स्थानीय आपके पवन होती है वो क्या होती है। यह मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में धरातल तथा पानी के आसमान जो है आपकी गर्म होने से उत्पन्न होती हैं। और हम जानते हैं कि जो सौर विकिरण के द्वारा धरातल क्या होता है आपका तेजी से गर्म होता है, जबकि पानी धीरे धीरे गर्म होता है। इसी तापांतरण के कारण वायु उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से अगर आपका स्थानीय पवन पूछा गया था तो उसमें सही ऑप्शन क्या हुआ है कि तटीय क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली हवाएं। ठीक है, ऑप्शन में आपका बी यही दिया हुआ था, तटीय क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि भू उष्मीय क्षेत्र में जो आपके नीचे से पहला स्तर होता है, अभी क्वेश्चन पे एक सेंटेंस है, ये बहुत लोग क्या कहेंगे, नीचे से पहला नहीं देखेंगे कि, या फिर ये कहेंगे कि पहला स्तर कौन सा है। आपको ये लगेगा कि इसमें पूछा जा रहा है कि पहला स्तर कौन सा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है नीचे से पहला स्तर कौन सा है। तो जब नीचे से पहले स्तर की बात की जाएगी भू उष्मीय क्षेत्र में, तो आप ये बता पाएंगे कि जो नीचे से पहला भाग होता है वो आपका मैग्मा होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, मैग्मा होता है। अब हम आपको ये बता देते हैं कि जो भू उष्मीय क्षेत्र होते हैं इसमें किस तरह से जो स्तर होता है वो कब कौन सा स्तर आता है। ठीक, तो अगर आपको ये नहीं पता होगा भू उष्मीय क्षेत्रों में के बारे में तो आप कैसे इस क्वेश्चन का जवाब देते। तो आप ये जानेंगे कि सबसे निचली सतह पे क्या होता है, मैग्मा होता है। तो यहाँ लिख देंगे सबसे निचली सतह पे क्या होगा, आपका मैग्मा होगा। इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। और इसके बाद आपका क्या होगा, गर्म पत्थर होगा। ठीक, छिद्र युक्त चट्टान होगी इसके बाद।
उसके बाद एक रास्ते की आकृति होती है, उसके बाद आपका फ्यूमारोल होता है। फ्यूमारोल होता है। अब यहां से इधर आ जाएंगे क्योंकि जगह नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके फ्यूमारोल तक हम देख लिए, यानी कि सबसे जो निचला भाग इसका पहले वाला क्वेश्चन था, तो वहां पे अब बात हो रही थी, पूछा जा रहा था कि सबसे नीचे से पहला भाग कौन है। तो सबसे नीचे से पहला भाग आपको मैग्मा दिख रहा है। उसके बाद आपको गर्म जल मिल जाता है, उसके बाद आपको धरातल मिलता है। ठीक है, तो इसमें अगर बात की जाए सबसे ऊपरी भाग की, अगर पूछा जाए भूस्मि क्षेत्र में सबसे ऊपरी भाग आपका क्या होता है, धरातल। उसके बाद आपकी गर्म जल, उसके बाद फ्यूमारोल, उसके बाद आपकी रास्ते की आकृति नुमा होता है, उसके बाद छिद्रयुक्त चट्टानें होती हैं, और सेकंड लास्ट यानी कि अंतिम से पहले, सॉरी अंतिम से दूसरा, अंतिम ये है, अंतिम से दूसरा गर्म पत्थर, और सबसे लास्ट में मैग्मा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी भूस्मी क्षेत्रों की। अब ये अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या है। बायोमास प्राप्त होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि बायोमास कहां से आपका प्राप्त होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बायोमास कहां से प्राप्त होता है। बहुत ही इजी सा प्रश्न है, सब लोग इसका जवाब दे सकते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है ये है प्रकाश संश्लेषण विधि से।
दूसरा कार्बनिक विधि से, तीसरा ऑप्शन है अकार्बनिक विधि से, और चौथा और लास्ट ऑप्शन है रासायनिक अपघटन की विधि से। ठीक है, इन्हीं चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन जो है चूज करना है। अब आप ये चूज करें तो इसमें जो करेक्ट जवाब होगा आपका ये ए होगा, यानी कि जो आपकी बायोमास प्राप्त होती है, बायोमास एनर्जी, वो प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा प्राप्त होती है। पहला ज्वारीय शक्ति संयंत्र बना था। आपको ये बताना है कि पहला जो ज्वारीय शक्ति संयंत्र था वो कब बना था। तो यहाँ पे ज्वारीय शक्ति संयंत्र की बात की जा रही है। तो ज्वारीय शक्ति संयंत्र को जानने से पहले आपको तो ये जानना जरूरी होता है कि जो आपके ज्वारीय ऊर्जा होती है ये क्या होती है। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा सा टेढ़ा है और ये ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आता है, तो एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि पहले मैंने बताया है और करवाया भी है। यह हाइड्रो ऊर्जा का जो है नवीकरणीय एक स्रोत है और यह मुख्यतः ज्वार के उठने और गिरने के कारण से ही उत्पन्न होता है। प्रतिदिन यह 2 बार उठते हैं तथा 2 बार गिरते हैं, यानी कि 2 बार अप एंड 2 बार डाउन। ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी की घूर्णन गति के सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जो आपका ज्वार भाटा होता है, यानी कि उसको आप अप एंड डाउन को आप ज्वार भाटा भी कहते हैं। तो वो जो ज्वार भाटा होता है वो सूर्य तथा चंद्रमा के पृथ्वी की जो घूर्णन गति के सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी के कारण वो उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा का ऊपरी स्तर क्या कहलाता है, फ्लोट, तथा उच्च ज्वार कहलाता है। यानी कि जो आपका ज्वार भाटा होता है उसका जो ऊपरी वाला भाग होता है उसको आप क्या बोलते हैं, उच्च ज्वार बोलते हैं या फ्लोट के नाम से जाना जाता है। और तथा निचला जो भाग होता है उसको आप निम्न स्तर या एब के नाम से जानते हैं, निम्न स्तर या एब के नाम से जानते हैं। उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार में अंतर को ज्वार रेंज कहलाते हैं, यानी कि जो ऊपरी ज्वार है और निचली जो ज्वार होती है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो आपका है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये ऊपरी वाला भाग है उसका ये निचला, तो इसके बीच में जो आपका गैप दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, इसको आप बोलते हैं ज्वार रेंज।
अब ज्वार रेंज जो है वो कुछ घटकों पे निर्भर करता है, वो समय, मौसम और स्थान। ठीक है, समय, मौसम और स्थान पे क्या करता है, ये निर्भर करता है। जब चांद नया तथा पूरा रहता है, यानी कि जब कहा यह जाता है कि जब चांद नया रहता है, जब नया नया निकलता है, पूरा छोटा हो जाता है, आप देखते होंगे, फिर एक दिन ऐसा आता है कि फिर बड़ा होके निकलता है, फिर धीरे 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 छोटा होता चला जाएगा, फिर आपको दिखाई देगा कि फिर बड़ा होके निकलेगा। ठीक है, तो जब चांद नया तथा पूरा होता है तो अधिकतम ज्वार रेंज मिलती है, यानी कि अप अधिक डाउन। ठीक है, अप एंड डाउन का जो रेंज है, यानी कि जो ज्वार रेंज आप बोलते हैं वो अधिक मिलती है, और जिसे स्प्रिंग ज्वार बोला, यानी कि जब ज्वार रेंज जो है अधिकतम होती है तो उसको क्या बोलते हैं आप, ज्वार स्प्रिंग बोला जाता है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं और ये जानते हैं कि पहला जो ज्वारीय शक्ति संयंत्र है ये कब बना था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1941, दूसरा ऑप्शन है 1949, तीसरा ऑप्शन है 1965 यानी 1965, एंड लास्ट ऑप्शन है 1966 यानी 1966। तो इन्हीं में से कोई एक जो ईयर होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब जो ज्वार होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, अब आपको ये बताना है कि पहला जो, यानी कि जो पहला ज्वार शक्ति संयंत्र ये कब बना था। ठीक है, तो ये बहुत पहले नहीं बना होगा, ये 1966, 1966 इसका करेक्ट आंसर है, ये 1966 में बना था। अब एक आखिरी सवाल है जो कि आज का अंतिम सवाल माना जाएगा आज की क्लास का। तेल का कितना प्रतिशत भाग परिवहन में इस्तेमाल किया जाता है। जो तेल होता है, आपके परिवहन और तेल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग पूरी तरह से वाकिफ होंगे परिवहन से भी और तेल से भी। किस तेल की बात की जा रही है आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, कि जो कि परिवहन में इस्तेमाल होता है एज ए फ्यूल। ठीक है, जैसे कि बसेस वगैरह चलती हैं उसमें, ट्रकें वगैरह, तो उसको आप परिवहन ही बोलते हैं। उस परिवहन में जो आपका टोटल ऑयल है, ठीक है, यानी कि टोटल जो फ्यूल ऑयल है उसमें से कितना प्रतिशत इस्तेमाल में लाया जाता है परिवहन में। ठीक, इसको आप लोग को बताना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ये है 50%, एंड नेक्स्ट 55%, एंड नेक्स्ट सी ऑप्शन 10%, एंड डी ऑप्शन 42%।
ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आपका डी, यानी कि जो कुल ऑयल फ्यूल है या तेल है अगर बात की जाए, उसमें से 42% आप क्या करते हैं, परिवहन में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अधिकतम तेल जो होता है वो इस्तेमाल में लाया जाता है आपके परिवहन के लिए। ठीक, तो आज का ये आखिरी सवाल था आपका। ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का जो चैप्टर था उसका भी आप ये कह सकते हैं कि ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद इसमें और कोई ऑप्शंस लगभग हमें नहीं लगता है कि करवाना पड़ेगा। अगर ज़रूरत महसूस होती है तो मैं आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोगों ने जो आपके नॉन कन्वेंशनल हैं उसके साथ साथ हम ये नहीं कहेंगे कन्वेंशनल को भी पढ़ा। यानी कि आप हिंदी में जानना आपको थोड़ा सा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इंग्लिश में कभी कभी परंपरागत लिखा है, तो उसी तरह से भी इंग्लिश हिंदी को आपको जो है कंबाइन करके देखना होगा। उस तरह से क्वेश्चन आपका पुट अप किए जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।